औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने लगे हैं ENG 508 का लेसन नंबर 39 की टर्म्स इन प्रैग्मेटिक्स पार्ट 2। इसका जो पार्ट 1 था वो हमने लेसन नंबर 38 में कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की तो काइंडली वो वीडियो भी पहले वॉच कर लें, क्योंकि इन दो चैप्टर्स के अंदर जो टर्म्स हैं वो आपसे पेपर में एज अ क्वेश्चन भी पूछी जा सकती हैं और एज अ एमसीक्यूज भी पेपर में आ सकती है। यानी ये दो जो चैप्टर्स हैं ये फाइनल टर्म्स के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे न्यू है तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। इसके अलावा वीडियोस के जो लिंक होते हैं उनको फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर किया करें ताकि उनको भी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें और वो भी इनसे फ़ायदा उठा सकें। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास फोक प्रैग्मेटिक्स। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने ये बताया हुआ है कि ये जो फोक प्रैग्मेटिक का कॉन्सेप्ट है ये ड्राइव किया गया फोक फिजिक्स से और फोक साइकोलॉजी से। ठीक है, फोक फिजिक्स के अंदर इसका क्या मतलब होता है? फोक फिजिक्स का मतलब होता है कि वो प्री थियोरेटिकल एक्सपेक्टेशंस जो हम किस चीज़ के बारे में रखते हैं, हीट, लाइट एंड हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव, इन सब के बारे में जो हमारी प्री थियोरेटिकल एक्सपेक्टेशंस होती है ना, वो हम फोक फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। इसके अलावा फोक साइकोलॉजी के अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि जो हमारा बिहेवियर होता है वो किस तरह से हमारी थॉट्स से और हमारे एम्स जो होते हैं, हमारे जो गोल्स होते हैं, उनसे किस तरह से रिलेट करता है। अब इसी से ड्राइव की गई है ये टर्म फोक प्रैग्मेटिक। One source of evidence about folk belief is how we talk about the domain in question, ordinary language in which words to talk about communication including topic, interruption, say, means, did you mean that, यानी किस तरह से हम कम्युनिकेशन के अंदर लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, किस तरह से मीनिंग्स को इंटरप्ट करते हैं, कुछ से मीन, और जिस तरह हमें क्लैरिफिकेशन के लिए हमें कहना हो तो हम कह सकते हैं ना डिड यू मीन दैट। तो किस तरह से ना हम किसी भी लैंग्वेज के अंदर कम्युनिकेट करने के लिए इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं, किस तरह से हम इस तरह से इन वर्ड्स के ज़रिए जो है वो किसी भी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करते हैं। द वोकेबलरी अवेलेबल फॉर टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन डिफर्स फ्राम सम वर्ड फ्राम लैंग्वेज टू लैंग्वेज। अब हर लैंग्वेज के अंदर कम्युनिकेट करने के लिए डिफरेंट वोकेबलरी होती है, लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी करती है। अब फॉर एग्जांपल किसी भी लैंग्वेज के अंदर ना एक कन्वर्सेशन हो रही हो किसी पार्टनर के साथ, तो उसमें उसको जो पॉजिटिव फीडबैक देने के लिए वोकेबलरी होती है वो भी वेरी करती है लैंग्वेज टू लैंग्वेज। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है फॉर्मल एंड एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिक्स। फॉर्मल प्रैग्मेटिक्स में हम बात कर रहे होते हैं लॉजिक्स के बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में, क्योंकि मैथ जो है वो कम्प्लीटली लॉजिक्स पे मुश्तमिल होता है ना। तो फॉर्मल प्रैग्मेटिक के अंदर हम लॉजिक के हवाले से बात कर रहे होते हैं कि किस तरह से टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है मीनिंग को समझने के लिए, किसी भी मीनिंग की सेंस बनाने के लिए। फॉर्मल प्रैग्मेटिक इज लार्जली एन एक्सटेंशन फ्रॉम फॉर्मल मॉडल थ्योरेटिकल सेमेंटिक इनटू द डोमेन ऑफ मोर कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव एलिमेंट ऑफ द स्पीकर मीनिंग and formal pragmatic and dynamic approaches to semantics such as discourse representation, they are closely related to date. Work in formal pragmatic has only been concerned with a subset of pragmatic topics. और ये वाला जो है ना फॉर्मल प्रैग्मेटिक, ये ज़्यादा सिमेंटिक से रिलेटेड है क्योंकि इसमें मीनिंग के हवाले से बात हो रही होती है। और the topic on the semantic pragmatic interface include definiteness, indefiniteness, definiteness, presupposition, scalar implicature, conventional implicature and focus। तो ये सारे वो टॉपिक्स होते हैं जो हम फॉर्मल प्रैग्मेटिक के अंदर हम स्टडी करते हैं। फॉर्मल प्रैग्मेटिक सर्व्स टू इम्पोर्टेंट फंक्शन। अब यहाँ पे उन्होंने फॉर्मल प्रैग्मेटिक के 2 इम्पोर्टेंट फंक्शन बताए गए जो कि वो सर्व कर रहा होता है हैबरमास की फिलोसफी के मुताबिक। ठीक है, उसकी फिलोसफी में ये 2 प्रैग्मेटिक के फंक्शन बताए गए थे। फर्स्ट फंक्शन है इट इज़ थ्योरेटिकल अनपिनिंग ऑफ थ्योरी कम्युनिकेटिव एक्शन दैट बीइंग क्रूशियल एलिमेंट ऑफ द दिस थ्योरी ऑफ द सोसाइटी। कम्युनिकेटिव एक्शन, हम किस तरह से कम्युनिकेट करने के लिए जो एक्शंस ले रहे होते हैं, ये फर्स्ट ऑफ ऑल उसको डिस्कस कर रहा होता है। सेकंड, इट्स कंट्रीब्यूट टू ऑन गोइंग फिलोसॉफिकल डिस्कशन रिगार्डिंग ट्रूथ, मीनिंग, रैशनैलिटी एंड एक्शन। दूसरा, ये ना इन चीज़ों के बारे में बात कर रहा होता है, ट्रूथ के बारे में डिस्कशन हो रही होती है, इसके अंदर मीनिंग्स के बारे में, मीनिंग किस तरह से कंस्ट्रक्ट होते हैं, किस तरह से इंटरप्रेट होते हैं, रैशनैलिटी के बारे में और एक्शंस के बारे में डिस्कशंस हो रही होती हैं। तो ये 2 फंक्शन है जो कि फॉर्मल प्रैग्मेटिक सर्व कर रहा होता है। ये आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो आपने ये यहाँ पे 2 फॉर्मल प्रैग्मेटिक के फंक्शन याद रखने हैं। सेकंड जो टाइप है प्रैग्मेटिक की वो है एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिक। नाम से जाहिर है एक्सपेरिमेंट्स पे बेस होता है। इसमें जो यानी ना मीनिंग को डिराइव करने के लिए किस तरह से मीनिंग को अंडरस्टैंड किया जाता है डिफरेंट सिचुएशन में, इस पे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं।
द एप्लीकेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक लार्जली फॉर्म साइकोलिंग्विस्टिक्स टू द एरियाज ऑफ इंटरेस्ट इन प्रैग्मेटिक्स। साइकोलिंग्विस्टिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि हमारा ब्रेन जो होता है वो किस तरह से लैंग्वेज को समझ रहा होता है और किस तरह से लैंग्वेज को प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये सारा एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है ना। टेक्निक्स यूज इंक्लूड ऑनलाइन मेजर्स एंड ऑफलाइन मेजर। अब यहाँ पे दो टेक्निक्स है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपसे ये पेपर में पूछी जा सकती है कि एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिक्स के अंदर कौन सी दो टेक्निक्स यूज होती हैं। नाम से ज़ाहिर है ऑनलाइन मेजर्स का मतलब होता है जो रियल टाइम में एक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक है। जिस तरह ऑब्जर्वेशन होती है, अब एक बच्चे से आप क्लास रूम के अंदर अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसने रियल टाइम में टीचर को आंसर करना होगा। इसके बरक्स जो ऑफ टाइम मेजर्स होती हैं वो पहले डिज़ाइन किए जाते हैं कुछ भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए, प्रैक्टिसेस जो होती हैं, स्ट्रेटजीज होती हैं, और बाद में उनके ज़रिए एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। जिस तरह सर्वेज होते हैं और क्वेश्चनर होते हैं, वो पहले डिज़ाइन किए जाते हैं ना, क्वेश्चन सारे लिखे जाते हैं, फिर वो आगे डिफरेंट उसमें इंडिविजुअल्स की राय मालूम की जाती है सर्वेज में भी। तो ये ऑफलाइन मेजर्स होते हैं, इसमें रियल टाइम में ऑब्जर्वेशन नहीं होती है, एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते हैं। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कॉग्निटिव प्रैग्मेटिक। नाम से ज़ाहिर है कॉग्निटिव प्रैग्मेटिक जो हमारे माइंड से रिलेटेड होगा, जिसमें किस तरह से हमारा ब्रेन जो है वो लैंग्वेज को समझ रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, जो उसके साथ लैंग्वेज के साथ रिलेशन है ना ब्रेन का, जो प्रोसेस सारे हमारे ब्रेन में हो रहे होते हैं लैंग्वेज को लेके, लैंग्वेज प्रोडक्शन को लेके, लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन को लेके, तो ये सारी उस चीज़ से रिलेटेड स्टडी है। According to Bruno G. Barra, cognitive pragmatic focuses on the mental states and to some extent the mental correlates of the participants of the conversation. The mental process of the human communication are based on three fundamental concepts. Most important ये three concepts हैं कि हमारे ब्रेन में जो सारे mental process हो रहे होते हैं वो इन three fundamentals पे consist होते हैं। First of all है cooperation, second है sharedness, थर्ड है कम्युनिकेटिव इंटेंशंस। अब ये थ्री क्या होते हैं और ये थ्री फंडामेंटल किसने किए थे, प्रपोज किए थे ग्राइस ने 1975 के अंदर। तो ये वाला भी एमसीक्यूज में आ सकता है। तो आइए इनको डिटेल से देख लेते हैं। कोऑपरेटिव नेचर ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि किस तरह से जो दो लोग आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं वो अंडरस्टैंडिंग के लिए ना किस तरह से कोऑपरेशन कर रहे हैं। इसमें ग्राइस ने बताया था कि जो हमें ना बी ट्रूथफुल रहना चाहिए और पॉइंट पे रहना चाहिए, यानी जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं उसी चीज़ के बारे में, और क्लैरिटी होनी चाहिए हमारी बात में अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब कुछ भी मीनिंग अंडरस्टैंड करने, दो लोग आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, एक अगर सवाल करता है तो दूसरी ने आगे से उसे रेलेवेंट रहते हुए जवाब देना है ना उसका, ताकि मीनिंग कंस्ट्रक्ट हो सके, बात को समझा जा सके। इसी तरह बीइंग ट्रूथफुल, वो अगर कोई और जवाब दे रहा होगा, बात को घुमा रहा होगा, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर वो जो हियर है वो मीनिंग कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकेगा। तो कोऑपरेशन का ये मतलब होता है कि उन्होंने आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डिवेलप करनी है। अब जो होती है ना शेयर्डनेस में ऐसा होता है कि जो आयरनी होती है और फिगरेटिव लैंग्वेज होती है, कहावतें होती हैं, मेटाफोर्स होते हैं, उनके मीनिंग्स को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है। उनके मीनिंग्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जाहिर सी बात है हमें कॉन्टेक्स्ट का नॉलेज होना चाहिए, हमारे पास कल्चरल नॉलेज होना चाहिए, और प्रायर नॉलेज को यूज़ करते हुए हम उस सिचुएशन के हिसाब से कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए हम मीनिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। तो ये होती है शेयर्डनेस। According to Nicholas Allard, the role of the language is to allow the communication of thoughts. For cognitive linguists, language and the way we think are not to be artificially separate. यानी हमारी लैंग्वेज और हमारा जो एक सोच का नज़रिया होता है, हमारी जो थॉट्स होती हैं वो आपस में सेपरेट नहीं है, वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। The study of the language is expected to yield insight into cognition in general. Language in a window into the mind. यानी लैंग्वेज ना हमारे माइंड में एक विंडो की तरह है। हमारे जो भी सोच रहे होते हैं, हमारी सोचें जो होती हैं, हमारी जो थॉट्स होती हैं वो लैंग्वेज की वजह से ही होती हैं। जो हम लैंग्वेज स्पीक करते हैं वो हमारी थॉट्स पे असरअंदाज हो रही होती है। अगला टॉपिक है हमारे पास फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट का मतलब होता है अगर हम टेक्स्ट एज अ टेक्स्ट की फॉर्म में इसको, टेक्स्ट की टर्म में इसको डिफाइन करें तो ऐसा टेक्स्ट जो कि किसी टेक्स्ट का पार्ट हो, कंप्लीट टेक्स्ट ना हो, किसी का पार्ट हो, और अगर कोई ऐसी फ्रेज जो किसी सेंटेंस का पार्ट हो, कंप्लीट वो लिंग्विस्टिक मटेरियल ना हो, इनकम्प्लीट हो, ठीक है, उसको हम कहेंगे फ्रैगमेंट। और ये हम अपनी एवरीडे लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं। हमारी ये जो डेली कन्वर्सेशन होती है उसका ऐसा होती है। मसलन अगर कोई बंदा दूसरे से पूछता है कि कहाँ जा रहे हो, तो वो ये नहीं कहता कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। डेली कन्वर्सेशन जो हमारी इनफॉर्मल कन्वर्सेशन होती है उसमें ये कहता है कि ऑफिस जा रहा हूँ, कंप्लीट जुमला नहीं कहेगा कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो ये होती है फ्रैगमेंट। लिंग्विस्टिक मटेरियल दैट इज लेस देन अ कंप्लीट सेंटेंस इज कॉल्ड फ्रैगमेंट। मैनी utterances एंड फ्रैगमेंट, फॉर एग्जांपल ओवर हेयर, वाटर, ऑन द सेकंड शेल्फ डाउन, बिहाइंड द जैम। अच्छा, फ्रैगमेंट्स आर जनरली although not always
लिंग्विस्टिक कंस्टिट्यूएंट्स मतलब हमेशा ऐसे नहीं होता, लेकिन जनरली ऐसे ही होता है कि ये लिंग्विस्टिक कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, प्रीपोजिशन फ्रेजेस होती हैं, नाउन फ्रेजेस होती हैं, एंड सो ऑन, और इसी तरह से, ठीक है। फ्रैगमेंट्स कैन बी यूज टू एक्सप्रेस कंप्लीट प्रोपोजिशन। अब ये बोला आता जुमला जा रहा है फ्रैगमेंट्स में, ठीक है, लेकिन ये कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है। अब जाहिर सी बात है, एक बंदे ने आपसे सवाल किया कि आप कहाँ जा रहे हैं, और आप अगर आगे से कह रहे हैं कि ऑफिस, तो जाहिर सी बात है वो बंदा मीनिंग खुद ही इन्फर कर लेगा कि मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो, तभी ये कह रहा है ऑफिस, मीन्स कि ये ऑफिस जा रहा है। तो ये सेंटेंस तो आधा होता है, पार्ट तो लैंग्वेज का आधा होता है, लेकिन ये कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा होता है। आगे हमारे पास टॉपिक है मेटाफर एंड Synecdoche. Metaphor is a type of figurative speech. Typically, a metaphor ascribes to an entity a property that is it does not, strictly and literally speaking. मेटाफर के बारे में मैं आपको इजी वर्डिंग में बताती हूँ कि ऐसी कोई चीज़ ना जिसको हम किसी और से तशबीह दे रहे हो, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं कह रहे हो कि शेर की तरह दलेर या चांद की तरह खूबसूरत की तरह वाला वर्ड्स हमने यूज़ करें। डायरेक्ट उसको तशबीह दे रहे हैं विदाउट एज या लाइक वाले वर्ड यूज़ किए बगैर, मतलब कि ना किसी और की प्रॉपर्टी जो है किसी चीज़ की, वो इसको हम रेफ़र कर रहे हैं। जिस तरह ही इज़ लाइक अ लायन, अब ना तो ये लायन है और ना हमने ये कहा है कि ये लायन की तरह है, ही इज़ लायन, सीधा हमने कहा ही इज़ लायन। अब इसके जो हम लिटरल मीनिंग है उन पे नहीं जाएंगे, बल्कि हमें कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए और हमारे पास उस लैंग्वेज का जो नॉलेज होगा उसको देखते हुए हम ये समझ जाएंगे कि ही इज़ लायन का मतलब है ही इज़ ब्रेव। इसी तरह बाज़ औक़ात ना वो उर्दू में या इस तरह से कुछ मदर्स अपने बेटों से या बेटियों से, मतलब अपने वो चिल्ड्रन से कह रही होती हैं कि मेरा बेटा तो चाँद है, तो यहाँ पे चाँद का मतलब होता है कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ठीक है, यानी उसका ना लिटरल मीनिंग पे नहीं जाना और उसमें तशबीह भी नहीं दी गया, लेकिन मतलब जो है वो हमने कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए खुद से इन्फर करना है। Metaphor is a type of figurative speech. Typically, a metaphor ascribes to an entity a property that it does not, strictly and literally speaking, possess, although not all metaphors fit this definition. अब यहाँ मैंने ये बताया कि हम किसी और चीज़ की प्रॉपर्टी इसको डिनोट कर रहे होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि वो वाली खसूसियत इसमें हो, लेकिन ये वाली जो मेटाफर की डिफिनेशन है ये सारे मेटाफर्स के लिए दुरुस्त भी नहीं है, उन्होंने साथ में ये भी बताया है। इसके बरक्स जो है साइंटिकी में ये होता है कि ये भी फिगरेटिव स्पीच है। इसमें ऐसा होता है कि हम किसी एक इंडिविजुअल की करैक्टरिस्टिक के बजाय ना, मतलब वो खूबी तो एक बंदे को होती है लेकिन उसको हम रेफ़र कर रहे होते हैं पूरी क्लास को। जिस तरह कोई मुकाबला हो रहा हो, एक स्कूल में डिफरेंट क्लासेस का मुकाबला है, आर्ट एंड क्राफ्ट्स का है या किसी भी चीज़ का मुकाबला है, तो एक क्लास का एक बच्चा जो है वो विन करता है, तो हम ये नहीं कहते कि फ़लाँ क्लास के फ़लाँ बच्चे ने विन किया, हम ये कहेंगे कि 10th B ने ये कंपटीशन विन किया है। तो वो हम जो एक बच्चे की सक्सेस थी उसको एक पूरी क्लास को हम उससे एसोसिएट कर रहे हैं, तो ये होती है साइंटिकी। इस तरह हम किसी पूरी क्लास की जो क्वालिटी है ना वो एक बंदे को भी रेफ़र कर सकते हैं। इस तरह बाज़ औक़ात अगर कोई हुकूमत कोई नया कानून बनाती है, तो अब जो कानून बनाती है वो हुकूमत तो उसमें सारी नहीं इन्वॉल्व, तो वो तो एक स्पेसिफिक इदारा है ना, मुकन्ना कानून बनाती है, तो हम क्या कहेंगे कि हुकूमत ने ये बिल पास किया, हुकूमत ने ये कानून बनाया है। तो अब ये जो स्पेसिफिक इदारे की ये एक जो क्वालिटी है ये हुकूमत को हम रेफ़र कर रहे हैं। यहाँ पे इसी बारे में ये बताया हुआ है, ये आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है। आगे हमारे पास टॉपिक है हाइपरबोल एंड आयरनी। हाइपरबोल इज़ अ फिगरेटिव फिगर ऑफ स्पीच आल्सो नोन एज ओवर स्टेटमेंट, यानी ना इसको आप उर्दू में कह सकते हैं मुबालगा आराई, यानी इसको हम इसमें यानी झूठ होता है कहीं ना कहीं शामिल, इतनी ज़्यादा बात को हम बढ़ा चढ़ा के जो बयान कर रहे होते हैं। जैसे अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा थक गया है, लंबे सफ़र से वापस आया है, लेकिन वो सफ़र इतना लंबा नहीं था कि 100 मील या 1000 मील, और वो कहता है कि मैं 100 मील चल के आ रहा हूँ। अब लिटरली वो 100 मील चल के नहीं आया क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुका है और बहुत ज़्यादा चल के आया, तो वो कह सकता है कि मैं 100 मील चल के आऊँ। अब उसकी बात में फैक्ट नहीं है, सच्चाई नहीं है। तो इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं, इस तरह की जो स्टेटमेंट्स होती हैं, उनको हम कहते हैं हाइपरबोल, जिसमें ओवर स्टेटमेंट्स होती हैं। Intuitively, this is a very common figure of the speech. People often say I am starving when they mean they are merely rather than hungry. मतलब I am starving का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा जब भूख लगी हो। It's miles and miles. It's common way of complaining about even quite short distance. On the Gricean analysis, hyperbole is a blatant violation of the first maxim of the quality. अब यहाँ पे quality की ना जो मैगजीम बताई थी ग्राइस ने, उनकी वायलेशन की जा रही है, क्योंकि एग्जैक्ट जितना यानी कि सच नहीं बोला जा रहा ना। मैक्सिम ऑफ क्वालिटी क्या थी कि उसमें फैक्ट की बात हो रही है, और उसकी वायलेशन ये थी कि हम फैक्ट की बात ना कर रहे हो, हम झूठ बोल रहे हैं कुछ उसमें, यानी कि सच्चाई कहीं ना कहीं पे हम ना बयान कर रहे हो।
तो यहाँ पे वो यानी इतने मील बंदा नहीं चल के और वो कह रहा है कि मैं इतने मील चल के आऊँ, तो यहाँ पे मैक्सिम ऑफ क्वालिटी की वायलेशन हो रही है। फॉर एग्जांपल द स्पीकर इज नॉट लिटरली स्टार्विंग ऑन द सेकंड एग्जांपल द destination might be in the next street but the speaker is just trying to exaggerate। इसके बरक्स जो आयरनी होती है वो भी एक फिगर ऑफ स्पीच है। और अली स्टेट स्टेपिंग आउट इनटू द हैवी रेन अनदर लवली डे। अच्छा, आयरनी भी होता है कि तांज किया जा रहा होता है, यानी बिल्कुल हकीकत के बरक्स बात की जा रही होती है। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान बैठे हुए हैं और आपकी सिस्टर को पता है या आपके ब्रदर को, मतलब कोई भी बंदा जो आपसे आके मुखातिब होने लगे, उसको पता है कि आप परेशान हैं और वो आपसे आके ये पूछता है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो आप तंज करने के लिए उसको कहते हैं कि आई एम सो हैप्पी, हालांकि आप हैप्पी नहीं हैं, आप फैक्ट के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। तो ये होती है आयरनी, यानी हकीकत के बरक्स बात करना, तंज करना। और बाज़ औक़ात ये मजाक करने के लिए भी होता है, ह्यूमर में भी यूज़ हो सकता है, और बाज़ औक़ात ये तंज करने के लिए भी यूज़ हो होता है। और यहाँ पे जो एग्जांपल दी हुई है वेस्टर्न कल्चर के मुताबिक, यहाँ उन्होंने कुछ एग्जांपल दी हुई है। फॉर एग्जांपल समवन सीज अ कार विद अ ब्रोकन विंडो and attempting to draw attention to it in the irony way says look that car has not got a broken window। अब आप दूसरे जो लोग हैं ना उनकी उस तरफ मतवज्जा कराना चाहते हैं और आप कह रहे हैं कि कार को देखो जिसकी बिल्कुल जो विंडोज है ना वो ब्रोकन नहीं है, हालांकि कार की विंडोज ब्रोकन है। तो यहाँ पे आप जस्ट फैक्ट के अगेंस्ट बात कर रहे हो। तो ये होती है आयरनी। आई होप सो आपको लेक्चर की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।